हेलो। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2014 का सॉल्यूशन कंप्लीट हम देखेंगे। और इसमें सारा का सारा अ, अपना फोकस रहेगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो वी विल डिस्कस। 1 से लेकर 20 जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट द आंसर्स, कैसे आपको फैक्ट्स एग्जांपल्स यूज करने हैं, वर्ड लिमिट में रहना है, और एक मॉडल सा आंसर मतलब इंडिकेटिव सा आंसर आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। नोट लाइक कि आप उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बट रेदर देन दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने हैं। ये आपका एचसीएस 2023 के लिए भी रेलेवेंट रहेगा। तो बीच बीच में स्पेशली जो भी टॉपिक जो है एचसीएस 2023 के लिए ज्यादा रेलेवेंट है उसको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, हमारा जीएस मेंस डिस्कशन की सीरीज ये चल रही है अभी। पेपर 1 पेपर 2 के कंपाइल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अब अपना 2014 का आज है, 13 का आपका कल रहेगा, यानी पेपर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा इन दिस 2 डेज। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। नेक्स्ट वीडियो आपका कल रहेगा यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 2013 का कंप्लीट डिस्कशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें अगर आपका कोई भी, मान लीजिए जैसे ही आप इसको ट्राई करें, पूरा का पूरा डिस्कशन देखें एंड क्योंकि रिपीटिशन जो होता है थीम्स का, ताकि आपका जो टॉपिक है वो जो आपने प्रिपेयर किया है प्लस जो प्रीवियस ईयर पेपर में जिस तरीके से पूछा गया है, तो एक कंप्लीट आपका होलिस्टिक टॉपिक जो है वो तैयार हो जाए। अब एचसीएस में स्पेशली यूपीएससी ही उनका जो है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, तो वो वहीं से पेपर बनाते हैं। और जैसे मैंने एनालिसिस के जो वीडियो डाले थे इससे पहले पेपर 1 2 3 के, उसमें भी हमने देखा था कि कैसे एज इट इज विद द सेम वर्ड्स आपके क्वेश्चन जो है वो उठाए गए हैं एचसीएस में। तो इसलिए ये सीरीज आपकी बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट रहेगी, यूपीएससी के लिए तो है ही और एचसीएस के लिए। तो जो स्टूडेंट इन दोनों में लगे हुए हैं और इस साल मेंस दे रहे हैं वो इसको मिस ना करें, बाकी स्टूडेंट बाद में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो हमने, जैसे यहाँ पे क्या था कि 12.5 मार्कर के आपके क्वेश्चन थे। अब यूपीएससी में 20 मार्कर, सॉरी 12.5 मार्कर, 10 मार्कर और 15 मार्कर, इस तरीके से सवाल भी आते हैं। यानी अगर 12.5 क्या है तो 20 क्वेश्चन डायरेक्टली सेम 12.5 के आ जाएंगे, और 10 मार्कर आ रहे 15 आए तो 10 के आ जाएंगे, और 10 15 मार्कर आ जाएंगे। उसमें वर्ड लिमिट अलग अलग रहेगी। यहाँ पे 200 की ही वर्ड लिमिट है। ये पहले हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। इसकी हिंदी ट्रांसलेटेड पीडीएफ भी वी विल प्रोवाइड। तो ये पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी उससे फायदा हो जाएगा, तो वो उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ क्योंकि ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और चाहो तो उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें जो स्पेस है बाकी, यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे से नोट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, द जुडिशरी हैज प्लेड अ हाईली प्रोएक्टिव। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तब आपको जो की वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, और जो पूछा है उसमें भी कीवर्ड्स। अब जो आंसर आप फ्रेम करेंगे उसमें आपको सब आंसर जो है, जैसे हेडिंग की फॉर्म में या फिर सब हेडिंग की फॉर्म में कैसे रखना है, वो आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, जिसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। देखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो आपको 1 से 2 लाइन में ही रखना है हमेशा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, छोटा छोटा सा ही रखना है। और उसके बाद आपका जो मेन फोकस है वो डायरेक्टली आपका जो आंसर की बॉडी है उसमें होना चाहिए, और उसमें भी जो पूछा है डायरेक्टली उस पर। तो अब देखिए, जैसे जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशव नंदन भारती केस में आपकी डिवाइस करी थी, तो अब देखो उसको 30 इयर्स हो गए, तो ये सवाल पूछे जाने की संभावना फिर से आपकी बढ़ जाती है कि has played a proactive role in ensuring that India develop into thriving democracy. In the light of the statement, evaluate the role played by the judicial activism in achieving the ideals of democracy. अब इसमें दो चीजें हैं कि evaluate the role played by judicial activism, कि judicial activism के थ्रू, यानी अब हमारे पास 3 आपके रहते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो जुडिशरी भी
काफी जजमेंट्स के थ्रू, स्पेशली आर्टिकल 142 के थ्रू काफी लॉज वगैरह बनाती है, तो उसी को अपन जुडिशियल एक्टिविज्म की कैटेगरी में अपना रखते हैं। स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सवाल लास्ट ईयर एचएस में भी पूछा गया था कि पीआईएल के थ्रू क्या रहा है, क्या रोल रहा है। लेट मी सी, आई थिंक वही लगभग सेम ही आंसर आपका रहेगा ये। इसमें अगर अपन देखेंगे तो 1 सेकेंड, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ पीआईएल इन एक्सपेंडिंग सिविक एंड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब यहाँ पे मतलब चीजों को पूछने का तरीका अलग अलग होता है कि इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के आइडियल जो भी हमारे प्रियम्बल में लिखे गए हैं वही हैं। अब आपको लिंक करना है कि किस जजमेंट के थ्रू कौन सा आइडियल अपना अचीव करने की कोशिश करी गई है। अब देखिए, आप इंट्रोडक्शन में रख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के जो अमेंड करे जाते हैं बाय द पार्लियामेंट अंडर कोई भी चीज, नॉट ओनली फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 368, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है आपका आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के अंदर, ठीक, और उसी में ही या फिर पीआईएल के थ्रू, तो वहां पे ही हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल आता है और वहां से ही जजमेंट्स अपनी आती हैं। तो पहला, जैसे कि केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो सारे के सारे संविधान को तो अमेंड कर सकती है बट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कहा पार्लियामेंट कैनॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग, तो इसमें आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, इनएलिएनेबल फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी आपका एक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। तो आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट ऑफ सिटीजन, वो आपके आइडियल्स ही हैं। विदाउट राइट सिटीजन्स के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपको पता होगा कि एक सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, इस पे भी एक सेपरेटली क्वेश्चन पूछा गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपका डिक्लेयर किया था, ठीक है। श्रेया सिंगल केस में इसको डिक्लेयर किया गया था, ये केस का नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इससे क्या है कि इसमें सरकार जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अननेसेसरी कर्ब जो है वो पुट ऑन कर रही थी, तो इसके थ्रू जुडिशरी ने आर्टिकल 19 को आपका इंश्योर किया, प्रोटेक्ट करना। तो दिस सच अ लॉ जो है, जुडिशरी ने कहा कि हिट एट द रूट ऑफ लिबर्टी एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि दो कार्डिनल पिलर्स हैं आपके डेमोक्रेसी के। ऐसे ही जैसे 2G केस है या कोल एलोकेशन केस है, वहां पे भी जुडिशरी ने कहा कि फेयर एंड इक्विटी इन एलोकेटिंग द रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। या फिर वो जो स्कैम है वो जो आए थे, तो करप्शन इन इटसेल्फ एक पार्ट हो जाता है कि जो आपका हिट करता है आपका डेमोक्रेसी पे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंट करने की कोशिश करी। ऐसे ही अगर हम वुमेन के केस में बात करें तो विशाखा गाइडलाइंस स्पेशली जो सेक्सुअल हरासमेंट को लेके आपकी रहती हैं, तो फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन एट द वर्क प्लेस, तो ये भी अब अलग अलग सेक्शन के कंटेक्स्ट में भी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे हमारे वल्नरेबल सेक्शन रहते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर ट्रांसजेंडर्स, या फिर वुमेन, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जुडिशियल आपके जजमेंट्स रहे उनको भी आप कोट कर सकते हो। एग्जांपल्स आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3-4 एग्जांपल्स रखे हैं ताकि आपको वो चीज अंडरस्टैंड हो कि आपको किस तरीके से वो करना है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शंस है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेके बार बार जुडिशरी की काफी प्रोनाउंसमेंट्स आती रहती हैं, तो उसमें भी वो बोलता है कि 324 में इलेक्शन कमीशन को जो पावर है कि भाई आप कंडक्ट करें, तो उसका पूरा यूज करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये इन इटसेल्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि वेरियस रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म टू कीप द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे कि मेंटेनिंग द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे सेक्युलर कैरेक्टर को लेके आप ट्रिपल तलाक जो है उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में अगर कोई भी चीज ऐसी आती है जो हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी को चैलेंज करती है, तो उसमें भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इस टाइप से आती रहती है कि ये भी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे जो कॉमन पीपल हैं उनको जस्टिस जो है उसकी एक्सेस भी बढ़ती है। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस को भी ये प्रोटेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी 368 में ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी आपका अमेंड कर सकती है, रूल ऑफ लॉ को भी प्रिवेंट करता है, एंड ऑल्सो एक फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससीपी के बीच में भी हार्मोनियस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, आप किस तरीके से जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मिनर्वा मील केस के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि इसी के थ्रू जुडिशरी ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को भी आप अमेंड कर सकते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू
स्टेट का एक मेजर रोल रहता है और फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन का एक मेजर रोल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें सुप्रीम है। हाँ, इन दोनों का जो बैलेंस है वो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अदर देन दैट यू कैन अमेंड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, देखिए दो द फेडरल फीचर इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिंसिपल्स and that principles is one of the basic feature, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of strong federalism discussed। अब बेसिकली ये सिंपल सा एक स्टैटिक का आपका क्वेश्चन है कि कैसे, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और वैसे भी वी नो कि हमारे यहाँ पे आपका जो यूनिटरी फीचर है वो ज्यादा रहता है। अब आपको इसमें बेसिकली बात करनी है कि कौन कौन से हमारे फेडरल फीचर है, कौन कौन से आपके यूनिटरी फीचर हैं और किस तरीके से ज्यादातर केसेस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी की तरफ इंक्लाइन है। ठीक है, आप डिस्कशन में इस तरीके से भी बात कर सकते हो कि क्या इस आप जो बैलेंस है इसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्या हम यूएसए की तरह और ज्यादा फेडरल हो जाएं, या फिर कनाडा की तरह जिसको अपन फॉलो कर ही रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर को उसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, जैसे कि इसमें आप इमरजेंसी और उन सब के केसेस का एग्जांपल देके इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में, अब जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं आपके फेडरलिज्म, यूनिटरी फीचर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इनको ही ध्यान में रखेंगे। अब आप फेडरलिज्म को भी डिफाइन कर सकते हैं कि फेडरलिज्म, या फिर उसके बारे में बता सकते हैं कि इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ यूनिक प्लेस एंड इज इंपॉर्टेंट इन मल्टी एथनिक एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अब देखो फेडरलिज्म की डेफिनेशन भी आप दे सकते हो जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कि डिवीजन ऑफ पावर जो आपका हॉरिजॉन्टल भी रहता है और वर्टिकल भी रहता है। वर्टिकल में जैसे सेंटर स्टेट और हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के कंटेक्स्ट में रहता है, और हॉरिजॉन्टल में अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रहता है। अगर आपने डिवीजन ऑफ पावर अच्छे तरीके से नहीं किया तो उससे क्या होगा कि एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि किसकी पावर में क्या चीजें आ रही हैं, और उससे एडमिनिस्ट्रेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगेन जो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो मेंटेन करके रखने का है वो नहीं हो पाएगी। एक्चुअली उसी को मेंटेन करने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने बना रखा है, क्योंकि अब जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इसके पीछे आपके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रही थी तो वी नीडेड स्टेट्स जो है उतने पावरफुल नहीं होते थे और अभी भी उतने पावरफुल नहीं है। स्पेशली बॉर्डर एरियाज में जो स्टेट है, अगर इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्पेशल इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि आपके फेडरल हैं एंड फैक्टर्स विच लीन्स इन द फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इन्हीं दोनों में ही अपना डिस्कशन रहेगा, क्योंकि यही आपसे पूछा है कि कुछ फेडरल फीचर्स हैं, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग है। अब ये सिंपली आप बता सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, फंक्शन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिफाइन करता है, या फिर जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर जो रिजिड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे के सारे फेडरल फीचर को प्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, जैसे हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल में, और इसी में अगर आप देखेंगे कि कंकरेंट लिस्ट में भी अब इसी के ही पैरेलल अगर अपन डिस्कस करें, देखो कंकरेंट लिस्ट में ही आपका सेंट्रल टेंडेंसी यानी यूनिटरी टेंडेंसी का क्या है कि सेंटर जो है उसको ज्यादा प्रेवलेंस मिलती है एज कंपेयर टू द स्टेट लॉज, अनटिल एंड अनलेस स्टेट लॉज को प्रेसिडेंट का एसेंट ना मिले। ठीक है, या मिल जाए, सॉरी। ऑल्सो जो रेजिडुअल आपके मैटर्स हैं उनको किसके हाथ में दिया गया है, वो भी आपके सेंटर के हाथ में, तो ये भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो लॉ है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, एंड तो जुरिस्डिक्शन जो है उसको अच्छे तरीके से सारा का सारा प्रिस्क्राइब किया गया है, तो ये भी आपका रहेगा। बाय कैमरल लेजिस्लेचर जो हमारे पास है, तो लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे हैं ये भी मेंटेन करके रखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को। अब देखो क्यों, क्योंकि लोकसभा जो है वो तो हाउस ऑफ द पीपल आपका माना जाता है, तो उसमें तो सेलेक्ट होकर आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबकि राज्यसभा जो है वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, और बहुत सारे बिल, स्पेशली जो आपके ऑर्डिनरी बिल्स हैं, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो दोनों से ही पास होके जाते हैं। तो ये आपका एक फेडरल फीचर को मेंटेन करके रखता है। या फिर इसके अलावा भी आप ओवरराइड कर सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड कि आपको एक बस आइडिया, फेयर सा आइडिया लग जाए कि आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू राइट तो वो तो अपनी बुक में है, और इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में बात अपन साथ साथ करते रहेंगे। अब देखिए, नाउ फैक्टर्स विच लीन इन द फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर दैट मिलिटेट्स द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि
इंडियन फेडरलिज्म इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, यानी हमारे स्टेट यूनियन को तो डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जेएनके है, जेएनके को हमने रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में आपका बाइफरकेट कर दिया गया, एक कुछ दोनों को अभी तो यूटी बना रखा है, फिर स्टेट का दर्जा भी अपना दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में तो ये क्या चीज दर्शा रहा है, ये एक यूनिटरी फीचर को दर्शा रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर को आपका दर्शा रहा है। पार्लियामेंट कैन यूनिलेटरली एक्शन चेंज द एरिया बाउंड्री नेम ऑफ द स्टेट, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीज नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर बट ऑल्सो ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट्स के पास अपना खुद का संविधान नहीं है। पहले जैसे जेएनके का संविधान था, वो किस चीज को दर्शा रहा था, वो स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शा रहा था। तो अब हमने इनको सारों को एक ही फ्रेम में ले लिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर को डेफिनेटली दर्शा रहा है। इमरजेंसी के दौरान चाहे नेशनल स्टेट फाइनेंशियल हो, तो सारी की सारी पावर मोस्टली किसको मिल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसमें तो हमें आपका स्ट्रक्चर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं करना पड़ता, ऑल द पावर, ठीक है। सो इट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गोज इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, स्पेशली इन द नेशनल इमरजेंसी। स्टेट में फिर भी आपका थोड़ा सा रहता है, फाइनेंशियल में भी सिर्फ फाइनेंशियल मैटर आपके जाते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखते हैं, जैसे गवर्नर का जो आपका ऑफिस है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो हमारी है, तो इसमें सेंट्रल स्टेट में पब्लिक सर्विसेज जैसे ऑल इंडिया आईएएस आईपीएस आईएफएस ये कॉमन है, तो ये इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। आईएएस आईपीएस को रैंकिंग बहुत हाई दी जाती है, जबकि जो स्टेट पीसीएस है आपको ऐसे आपको पता ही है कि एचसीएस और यूपीएससी में भी यही आपका डिफरेंस आपका रहता है। ऐसे ही जैसे कैग है, तो कैग भी जो ऑडिट करता है वो सारे के सारे स्टेट के भी अकाउंट को ऑडिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। इसमें आप इलेक्शन कमीशन का एग्जांपल भी रख सकते हैं। स्टेट्स के एमएलए के जो इलेक्शन है उनको कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इस टाइप से मल्टीपल एग्जांपल यू कैन साइट और यू कैन से कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर, एंड ऑल्सो नाउ यू कैन कंक्लूड ऑल्सो कि हाँ मतलब हमें हमारा ठीक ठाक चल रहा है और उसमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, तो इट्स ऑल फाइन, ठीक है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। और विद टाइम स्टेट्स की जो पावर है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो भी रही है, फाइनेंशियली भी वो अपना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर as envisaged in article 105 of the constitution leaves a room for a large number of uncodified unenumerated privileges to continue. Access the reason for the absence of legal codification of the parliamentary privilege. How can this be addressed? मतलब जो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अब ये भी स्टैटिक का ही एक पोर्शन है कि भाई क्यों दी जाती हैं, किस लिए दी जाती हैं, एंड अभी तक उनको कोडिफाई क्यों नहीं किया गया। स्पेशली कोडिफाई करने ना करने के, अब पीछे से कन्वेंशनल फॉर्म में काफी चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो आपका पार्लियामेंट के पास ही है। कोडिफाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ना कोडिफिकेशन करने के पीछे क्या रीजंस हैं और इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, यही आपका डिस्कशन रहेगा। तो अगेन आप जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे आपके कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ इंडिविजुअल की प्रिविलेजेस होती हैं। आप एक दो प्रिविलेज बता के भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रिविलेजेस एंड द राइट्स of the member of the parliament, article 105. most of the right and privileges have not been codified or enumerated legally. The reason for the absence, ठीक है, अब देखो ये सब हेडिंग्स देखिए, the reason for the absence of the legal right and the problem can be addressed by, अब आप एक चीज नोट डाउन करेंगे कि जो की वर्ड्स हैं आपको हमेशा मतलब 90% ऑफ द टाइम ट्राई टू यूज जो आपके क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, उससे क्या रहता है, एक अटैचमेंट सा महसूस होता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात करी गई है उसी के बारे में आगे डिस्कस किया गया है। अगर आप रिलेटेबल से कीवर्ड यूज करेंगे वो काम तो चल जाएगा, बट फिर भी मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप जो क्वेश्चन में है वही यूज करें ना। देखिए, द रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ लीगल कोडिफिकेशन ऑफ दीज राइट्स एंड द प्रिविलेजेस, पहला इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनको पार्लियामेंट में आके बातें करनी पड़ती है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो मेन रीजन तो यही है कि वो फियरलेसली अपने लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इन्हें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया वो मैक्सिमम है, सो दे कैन कम्युनिकेट देयर ओपिनियन एंड डिमांड ऑफ द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बी पुट अपॉन। अदरवाइज क्या होगा कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारी लगाई जाती हैं, स्पेशली आर्टिकल 19 में जिसमें हमारा स्पीच का दिया गया है, तो वो इन पे नहीं होती। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, कि जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तो सबको थोड़ी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस है। अब यहाँ पे जो इनकी इम्यूनिटीज हैं, प्रिविलेजेस हैं, इनमें जुडिशरी आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इट इज एनविसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन
between judiciary and legislature. तो privileges are codified, codification and ताकि undue जो हमारा जुडिशियल इंटरफेरेंस है वो ना रहे, ठीक है। जनरली क्या होता है, मान लो आपने कोडिफाई कर दिया तो उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि यही अपने मेजरली रूल्स हैं, इसके अपने नुकसान भी है, बट हाँ फिर उसको एनालिसिस करने का भी पता चल जाता है, और उसका जो हम जुडिशियल रिव्यू के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो उसके लिए भी हो जाता है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही आप उन प्रिविलेजेस को ऐड करेंगे आर्टिकल 105 के अंदर, ठीक है। नाउ एब्सेंस ऑफ कोडिफिकेशन की वजह से काफी मिसयूज भी हुआ है इन राइट्स का, प्रिविलेजेस का, मेनली स्पेशली हेटफुल स्पीचेस के कंटेक्स्ट में। अब हेटफुल स्पीच भी इन इटसेल्फ एक टॉपिक आपका रहता है कि किस हद तक होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हैं, अननेसेसरीली स्टॉलिंग ऑफ द हाउसेस की आपने देखा होगा डिसरप्शन जो कई बार किया जाता है, तो उससे भी एक खराब इमेज भी बनती है हाउस की। तो वो इसीलिए है कि आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दी गई हैं, बट वो एक बैलेंस बनाना हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक दो चीजें और आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में जो आपके प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं उनके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मेजोरिटी जो अथॉरिटी होती है टू डिसाइड कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चीज रहेगी क्या चीज नहीं रहेगी, तो वो चीज भी इसीलिए वो प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। नाउ इफ यू सी इस प्रॉब्लम को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, अब देखो इसमें अलग अलग आप बातें कर सकते हैं, जैसे कि एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ये क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो इस टाइप के सजेशंस हमें मिलते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएं, ठीक है। तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कुछ 6 से लेकर 10 ऐसे कॉमन पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको कहीं भी फिट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कुछ चीजें इधर की उधर यूज करना, उधर की इधर यूज करना, ताकि आप अलग अलग किस्म के सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा पाए। नाउ दिस बॉडी फॉर्म टू स्क्रूटनाइज द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑन रेगुलर बेसिस। ये रिपोर्ट सबमिट कर सकती है टू द प्रेसिडेंट ताकि वो इस पे और कंट्रोल कर सके। एप्रोप्रिएट प्रोविजंस जो हैं वो आपके बनाए जा सकते हैं। मेड टू एम्पावर द प्रेसिडेंट टू टेक इंडिपेंडेंट एक्शन अगेंस्ट द अनरूली मेंबर्स। अभी क्या है, प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास ही सारी की सारी पावर है, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता। बट प्रेसिडेंट के पास रोल आने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूटिव के पास थोड़ा सा रोल आ जाएगा, बट स्टिल वी हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस कि कैसे थोड़ा सा बैलेंस किया जा सकता है। ऐसे ही जो चेयरपर्सन है ऑफ द हाउस, ही इज ऑब्लाइज्ड टू सबमिट a report to the president about the sanctions जो कि उन्होंने मेंबर्स के अगेंस्ट पुट करे हो। तो इस टाइप से कुछ सजेशंस दे सकते हो। अभी कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा और विजिटर्स को अलाउ कर सकते हो कॉमन पीपल्स की तरफ से, ताकि पब्लिक स्क्रूटनी बिहेवियर की ज्यादा से ज्यादा हो सके। अभी भी हम लाइव टेलीकास्ट वगैरह कर ही रहे हैं, तो उससे भी किया जा सकता है, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उन कमेंट्स को सीरियसली देखा भी जा सकता है, ठीक है। या फिर कुछ जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स वगैरह होते हैं, या फिर स्पेशल जैसे एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी एक प्लेस दिया जा सकता है ताकि वो इस टाइप से कुछ डिसरप्शंस हो रहे हैं, मिसयूज हो रहा है, तो उसके बारे में बातें कर सकते हैं। जैसे अपने पास है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि काफी स्ट्रांगली काम कर रही है इस एरिया में, स्पेशली इन द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो उनकी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, आपने देखी होंगी, तो उनका एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ freedom of speech and expression? Does it cover hate speech also? Why do films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? देखो अब इसमें यही अपने को डिस्कस करना है वन बाय वन। तो 3 अपने पॉइंट्स बन रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, उसके बारे में आप बात करेंगे। आर्टिकल 19 के बारे में अलग अलग तरीके से जो हमने प्रोवाइड करा रखा है, फिर उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। देन हेट स्पीच क्या है और क्या वो इसमें कवर होती है, नॉर्मली तो नहीं होती, बट हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केसेस में हम इसमें बात करते हैं, जैसे अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा। फिर फिल्म्स को इससे बाहर क्यों रखा गया, उनके लिए सेपरेट एक्ट क्यों बनाया गया है, उसके बारे में आपको बात करनी है। देखिए तो ये स्टैटिक प्लस डायनामिक थोड़ा सा मिक्सअप सा रहेगा। जैसे आर्टिकल 19(1) टॉक्स अबाउट 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अपने को पता ही है, इसको कैसे याद रखेंगे। देखो हम जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग, तो पहला होगा स्पीच। स्पीच से क्या होगा, पीपल विल असेंबल, असेंबल होने के बाद यू विल मेक अ एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद आप मूव करना शुरू करोगे कि भाई हम मार्च करना चाहते हैं। मूव करने के बाद आप सेटल करोगे वहां पे, मतलब अपना एक रेजिडेंस रहेगा, और रेजिडेंस रहेगा तो फिर आप कहोगे कि मुझे जीवन यापन के लिए कुछ प्रोफेशन भी करना है। तो दीज आर द 6
टाइप ऑफ फ्रीडम विच आर प्रोवाइडेड, जिसमें हमारा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहता है पहला। उसमें 19(2) में आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके बारे में बताए गए हैं। ये किस किस ग्राउंड्स पे हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया को मेंटेन करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो और सॉवरेनिटी को चैलेंज करो, इंटीग्रिटी को चैलेंज करो। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को भी आप डिसरप्ट नहीं कर सकते, या फिर जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन उनको हम डिसरप्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जैसे G7 G20 या कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वहां पे अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको इसके अंदर वहां से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को नहीं हटाया जाता, बट हाँ अगर आप कुछ इस टाइप से करो तो जो हमारे फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनके साथ डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मेंटेन करके बहुत ज्यादा रखना जरूरी है। ऐसे ही पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप पोमो याद रख सकते हैं, POMO, पब्लिक ऑर्डर, MO इज मोरालिटी, डिसेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इसमें क्या रहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, ये भी एक सेपरेट आपका टॉपिक रहेगा। डिफेमेशन आप नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि राइट टू रेपुटेशन भी हमारा आर्टिकल 21 में आता है। तो 19 और 20 ये आपका एक बैलेंस करके आपको रखना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ये आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। फिर आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या इसमें हेट स्पीच इंक्लूडेड है, सो नो इट डज नॉट इंक्लूड हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग बिहेवियर दैट अटैक्स फॉर यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज विद रेफरेंस टू, ये एक पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है, ग्रुप के अगेंस्ट भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ हु दे आर, दैट इज मतलब जैसे किस चीज को वो टारगेट करते हैं, मोस्टली एथनिसिटी, नेशनैलिटी, रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन। देखो जो हमारा आर्टिकल 16 में डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के द्वारा प्रोहिबिटेड है, वही आपका हेट स्पीच में कई बार टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कास्ट के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट, कलर और इनके अगेंस्ट आपने देखा ही होगा नॉर्थ ईस्ट, और ये सब रेस के अगेंस्ट भी अपना कई बार आता है, तो ये इसमें प्रोटेक्टेड नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी समाज के लोगों के प्रति या फिर किसी सेक्शन के प्रति आप घृणा फैला सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। सो हेट स्पीचेस दे आर प्रोहिबिटेड बाय, हमारे इंडियन पीनल कोड में भी प्रोहिबिटेड होते हैं और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 95 में भी आपका प्रोहिबिटेड होता है। तो ये आप थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में भी बता सकते हैं, और संविधान में भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। नाउ जो हमारी फिल्म्स हैं इन इंडिया, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है स्लाइटली डिफरेंट प्लेन में क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में ज्यादा होता है, क्योंकि फिल्म आपका ऐसा नहीं होता कि दे आर नॉट रियल, ठीक है, तो वो एक वर्चुअल डिपिक्शन होता है। तो वहां पे कोई भी सिनेरियो वगैरह क्रिएट करके, तो इंटेलेक्चुअल जो हमारा एक्सपेंशन होता है, ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन, उसको वो ज्यादा रिप्रेजेंट करती है। वो उसका ज्यादा पर्पस क्या होता है, एंटरटेनमेंट का, ठीक है, तो उसमें इसलिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। तो दैट इज द रीजन। अब इसमें आप क्यों स्लाइटली डिफरेंट प्लेन में रहा, पहला रिच वैरायटी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है, तो इट इंक्लूड्स वर्क विद लैक ऑफ क्रिएटिविटी, नेग्लिजेंस ऑफ नॉलेज, अनएथिकल वर्क एनवायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में भी हम बात करते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बैन कर दिया जाता है, बट बैनिंग को फिर से चैलेंज किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में अगेन, ठीक है। आई थिंक 1 सेकेंड। नाउ ये तो वैसे थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ मेन थिंग इज लाइक देखिए, फिल्म दे आर अ टाइप ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, दे कन्वे द मैसेज ऑफ द फिल्म, पर्टिकुलरली उस 1.5 घंटे 2 घंटे में जो बात करी गई है। फिल्म मेकर्स मे यूज such content which may be considered unacceptable if taken out of context। अब अगेन जैसे फिल्म में मान लो ह्यूमन सेक्रीफाइस दिखा दिया पुरानी किसी प्रथा को करते हुए, तो वो कंटेक्स्ट के हिसाब से है, ठीक है। या फिर जैसे पद्मावत के टाइम पे भी आपने देखा था कि काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी, ठीक है, तो वहां पे जौहर जो दिखाया गया था या फिर और कुछ फैक्ट्स को जो डिपिक्ट किया गया था, तो वो सारे के सारे अब वो कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। बट हमें दूसरी चीज भी ध्यान में रखनी है कि ऑन द अदर साइड फिल्म जो है दे हैव अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो है इट हैज टू बी टेकन सो दैट ओनली द राइट मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड थ्रू देम, बिकॉज दे आर अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसा तो है नहीं, इन्फ्लुएंस तो रहता ही है और बहुत सारी चीजें चेंज भी होती है, ठीक है, और दे ऑल्सो पुट लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो आपने देखा भी होगा कई ऐसी भी फिल्म होंगी जो आपके दिमाग पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा और आपने काफी चीजें उससे सीखी भी होंगी, ठीक है। तो इसलिए नाउ फिल्म जो है दे एक्ट एज मीडियम ऑफ सोशल रिफॉर्म ऑल्सो,
aimed at reforming society and are allowed even if it hurts feeling of certain section of people in society। तो ये थोड़ा सा वो है कि जैसे पद्मावत के केस में ही अपन देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो ठीक ना लगे, तो एक बैलेंस सा बनाना हमें जरूरी रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फिल्म्स के कंटेक्स्ट में। और इनका मेजरली जो है आपका एंटरटेनमेंट और कमर्शियल जो है वो पर्पस ज्यादा रहता है। सो इट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड द वेरियस पैरामीटर विच आर इंडिस्पेंसिबल इन नेचर। तो इनका पर्पस ही ये है, तो आप उसको भी एक थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बैन करने लग गए ज्यादा से ज्यादा फिल्म्स को, तो वो फिर से एक इशू क्रिएट कर देगा और पीपल विल नॉट गो इनटू द डीप। जो हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो अगेन एक बैलेंस की तो जरूरत है ही, इसीलिए सर्टिफिकेशन हमारा रहता है। बट वो जो सर्टिफिकेशन है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जैसे सिनेमेटोग्राफर एक्ट की हम बात करते हैं, यही क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा गया, मतलब आगे भी पूछा जाता है, वो हमने डिस्कस भी किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज कम अंडर। अब देखो वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, दीज आर नॉट लाइक कि जो जनरली हमारे पास ज्यादा कंटेंट नहीं होता है इन इस टाइप के क्वेश्चन में लिखने के लिए, ठीक है, बट फिर भी जितनी चीजें मैनेज हो पाए उतने के हिसाब से करना है आपको। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन वो आइडेंटिफाई करने हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो। 5 क्वेश्चन एवरेज से ही रहेंगे, 5 में आपको मोटी मोटी सी बात ही करके आनी होती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाँ, इंस्टेंसेस जो है हैज कम अंडर public scrutiny as denial of justice. Should there be a time limit for the president to accept or reject any petition? Analyze। अब देखो, अब यहाँ पे analyze है तो दो तरीके से, yes, no, और आप जिस फॉर्म में बात कर रहे हैं कि yes there should be a time limit and no there should not be not, आप अपने हिसाब से कोई भी पक्ष ले सकते हैं और उसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं, बट ट्राई करें कि दूसरे पक्ष को भी थोड़ा सा अपना कर सके। अभी एट प्रेजेंट क्या है कि हमारे पास कोई टाइम लिमिट है नहीं, और अब हम जो डिनायल ऑफ जस्टिस की जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पेशली जो एक्यूज्ड है उसके कंटेक्स्ट में, क्योंकि उसके भी अपने राइट्स है। मान लो डेथ सेंटेंस है, सो ही इज गोइंग टू डाई, तो मेंटल जो एगोनी है वो बढ़ती जाती है विद मोर एंड मोर डिलेज। तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम आई ऑल्सो बिलीव कि होना चाहिए कि इतने दिन में आप दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉकेट वीटो है, उसके लिए भी हमारे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो वहां पे भी और यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे वो यूएस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में डिफरेंट है। अब आप इसमें बात करेंगे, जैसे पार्डन की बात कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल, अब जैसे पॉलिटी में कोई भी चीज पूछी गई तो आप उसमें एक आर्टिकल मेंशन कर दो जिसमें उसके बारे में बात करी जाती है। तो इसमें 72 में हमारा संविधान जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को पार्डन करने के लिए द पर्सन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आप इसमें थोड़ा सा प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर की भी बात कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को पार्डन करने की पावर है एक डेथ सेंटेंस को, जबकि गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकते थे, बट अभी जुडिशियल प्रोनाउंस के बाद ही कैन ऑल्सो पार्डन। ठीक है, उसको और दूसरी पावर्स आपकी दी गई थी। नाउ द प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंसेस एक डिनायल ऑफ जस्टिस आपका कंसिडर किया जाता है, और हम ऐसा भी बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि ये जो हमने लास्ट रिजोर्ट जो दिया हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं कि हो सकता है कि सब फैक्टर्स और उन सबको ध्यान में रखते हुए भी मे भी हो सकता है कि वो आदमी इनोसेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट खुद के बिहाफ पे ही आपका जो है कम्यूट कर देगा या पार्डन कर देगा, वहां पे भी आपका कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही वो काम करता है। ठीक है, तो दे विल अगेन सी ऑल द फैक्ट्स, उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट ऑल्सो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ऐसा स्कोप है क्या, तो उसको देखते हुए कर सकते हैं। तो अब देखिए, इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू। पहला तो कन्विक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अपन बात कर रहे थे विक्टिम के हिसाब से, जैसे जुडिशियरी ने जो भी जजमेंट दे दी है और मान लो डेथ सेंटेंस आ गया, तो एक हम बात करते हैं कि हाँ भाई जस्टिस वहां पे सर्व हो चुका है। नाउ कन्विक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मे भी हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो एंड ही इज नाउ अप्लाइंग फॉर पार्डन। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3-3, 4-4, 5-5 साल तक डिले चल रहा है, जैसे तमिलनाडु में स्पेशली राजीव गांधी केस में जो था वहां पे भी हुआ था। ना इसको किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो उसने भी यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट के बार बार इसी रिगार्डिंग आते रहते हैं कि प्रोलॉन्गिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस इज अ डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑन आपके प्रिजनर्स पे। दे हैव टू फेस द एगोनी फॉर वेटिंग फॉर द ईयर अंडर द शेडो ऑफ द डेथ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मर्सी प्ली। तो इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करना चाहिए एंड
अब इससे एक मेंटल सफरिंग भी रहती है टू द कन्विक्ट, इट क्रिएट्स एडवर्स फिजिकल कंडीशन एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन हिम एंड हिज फैमिली। अगर देखा जाए तो उनके भी अपने कुछ सिविल राइट्स हैं, तो उनको भी अपने को देखना पड़ेगा कि भाई, और ज्यादा डिले होता है तो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर अपन देखें तो वो भी एक गलत चीज है, ठीक है, कि भाई हाँ मान लो आप जल्दी से फैक्ट्स को एनालाइज करो, अननेसेसरली डिले ना करो, ताकि अगर आपने उसको पार्डन करना है तब भी यस, नहीं भी करना तो भी विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द डिससेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द विक्टिम, तो उनमें भी देखो इट कैन लीड टू मेंटल सफरिंग ऑफ द विक्टिम। उन्हें पता ही, वो भी एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे क्या पता कितने साल लग जाएं, एंड मतलब जैसे कई बार होता है ना कि सोसाइटी समटाइम्स थ्रू डेथ सेंटेंस ट्राई टू पुट इट्स जो सोशल कॉन्शियसनेस है उसको इन ऑर्डर, कि हाँ चीजें कंट्रोल करी जा रही हैं, और अगर उसमें डिले हो जाएगा तो वहां पे विक्टिम की फैमिली और सोसाइटी में भी एक गलत मैसेज जाता है कि यहाँ पे ये मर्सी पिटिशन डाल देंगे और वो डिले होती रहेगी, डजंट मैटर, ठीक है। ये कुछ रीसेंट एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। नाउ अगेन इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट काफी हाई स्टेटस है, तो यहाँ पे अगेन टाइम लिमिट जो है फॉर डिस्पोजिंग द मर्सी पिटिशन मे नॉट बी अ गुड आइडिया, should not be any inexplainable delay while considering the mercy petition, but दोनों चीजें, ठीक है। तो अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर हैज टू बी अ टाइम फ्रेम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी बिग as government work justifies and as big as prime minister can manage as a team. How far is efficacy of government then inversely related to the size of the cabinet discuss? नॉर्मली जैसे मान लो 30 लोग हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनको मैनेज कर रहा है, या फिर 70 हैं इनको मैनेज कर रहा है। रेगुलर जो आपकी मीटिंग रहेंगी, यहाँ पे बात करी जा रही है कैबिनेट की, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट में मोरलेस हमारे पास जैसे 8-10 जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनकी मीटिंग, अब कैबिनेट का जो डिसीजन है, कैबिनेट एक्चुअली इसी से ही बनाई गई थी 44th अमेंडमेंट, स्पेशली जो इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में रखते हुए कि आपको रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट लेनी पड़ती है। आप इसके कंटेक्स्ट के हिसाब से भी बात कर सकते हैं कि कैबिनेट कब आया, किस वजह से आया, और आप ज्यादा बड़ी कैबिनेट कर देंगे तो वो अगेन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके पैरेलल से ही हो जाएगी, तो वो पर्पस को ही डिफीट कर देगी। कम लोग रहेंगे, अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो जो टॉप नॉच आपके के मिनिस्टर्स हैं आप उनको लेके आए, ठीक है, तो वो भी रहेगा, वो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे फिर से आर्टिकल 72, ये इसको थोड़ा सा देखेंगे। 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमारा प्रोवाइड कराता है, तो ये एक बार देख लेना। आई थिंक सो आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट हमने इसमें 15% का भी लगा रखा है कि आप उससे बड़ी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे ज्यादा नहीं कर सकते, और दिल्ली के केस में 10%, क्योंकि पहले क्या हो गया था कि बहुत सारे लेजिस्लेचर्स को एग्जीक्यूटिव आपका पोस्ट जो है वो दे दी जाती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लुभाने के लिए कि भाई वो गड़बड़ ना करें, ठीक है, बट उससे अननेसेसरली जैसे सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट हमारा है वो डाइल्यूट हो रहा था, तो इसलिए हमने एक लिमिट उसमें इंपोज कर दी। नाउ द साइज ऑफ द कैबिनेट डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ द फैक्टर्स। अब पहला यहाँ पे पॉलिटिकल कंपल्शन भी हो सकते हैं। मान लो आपने कोalition की गवर्नमेंट है, तो कई बार हमें 2-4 मिनिस्टर एक्स्ट्रा भी इंक्लूड करने पड़ सकते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन टू द वेरियस ग्रुप, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अगेन वल्नरेबल सेक्शन, वुमेन, तो उनको भी इंक्लूड करने के लिए कई बार आप कैबिनेट में इस तरीके से इंक्लूड कर लेते हो। ऑल्सो प्लान एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट मान लो किन 7-8 एरियाज पे ज्यादा फोकस करना चाहती है। कुछ एरियाज हैं जैसे डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस है, एक्सटर्नल अफेयर है, ये तो आपके हमेशा रहेंगे। उसके अलावा कि भाई मान लो गवर्नमेंट की टॉप 5 प्रायोरिटीज क्या है, तो वो उसके हिसाब से अपने मिनिस्टर्स को कैबिनेट में इंक्लूड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कैबिनेट का साइज कितना रहेगा। अब अगेन देखो कैबिनेट बड़ी रहेगी छोटी रहेगी, उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे, यही अपने को डिस्कस करना है। एफिकेसी एंड द साइज का क्या लिंक है, देखिए नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बिगर कैबिनेट। ज्यादा होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से शेयर कर सकते हैं। एक काम जहां पे 8 लोग लगे हुए हैं, एक काम जहां पे 15 लोग लगे हुए हैं, और भी ज्यादा मत करो, बट हाँ एक सफिशिएंटली थोड़ा सा इंक्रीज आप कर सकते हैं।
तो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। अब इसमें दोनों तरीके से आपको समझना है, एक प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि लीडर है, और ऑल्सो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से और मिनिस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे, सबको अपने अपने पोर्टफोलियो पता है, वो उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर कम लोग होंगे तो उनको सारे के सारे जो डिसीजन है अलग अलग के भी लेने पड़ते हैं, कि भाई कैबिनेट की मीटिंग आई, ठीक है, हो सकता है कि पर्टिकुलर डिसीजन जो आप ले रहे हो उसका मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का परमानेंट मिनिस्टर नहीं है, बट वो हमारा मीटिंग्स में कई बार इनवाइट किया जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो मैनेजमेंट भी बेटर होगा, ठीक है। कंड्यूसिव टू फोस्टिंग द टीम स्पिरिट ऑल्सो, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके काम कर सकते हैं। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी भी रहेगी। एक कॉम्पैक्ट कैबिनेट इज ऑलवेज टू बी कमेंडेड। क्यों? क्योंकि देखो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इंक्लूसिवनेस, ठीक है, बट अगेन ऑन द अदर हैंड आप जितने ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर लोगे अच्छा ये, पर डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, अगेन जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से है, ठीक है, तो उसमें भी गड़बड़ होने के चांसेस है कि भाई उतने ही लोग हो गए तो फिर फायदा ही क्या है, कैओस हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, कभी कोई मिनिस्टर एब्सेंट है, कभी कोई मिनिस्टर एब्सेंट है, तो वो जो एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग है वो भी नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रहेगी, एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा रहेंगे, तो ये दोनों तरफ से चलेगा, ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर स्मॉल कैबिनेट है उसमें भी हमारा क्या डिसएडवांटेजेस है, वही चीज दोबारा तरीके से कि एक तो ओवरबर्डन हो जाता है मिनिस्ट्रीज पे, ठीक है, बहुत सारे काम एक को ही करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, मान लो 4 या 5 या 8 लोगों के पास ही सारी की सारी पावर आ गई तो डेफिनेटली, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इन इटसेल्फ इट गोज अगेंस्ट योर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। हम भी अभी यही बात करते हैं प्रिंसिपल, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में, ठीक है, आपकी ड्यूटीज हैं वो ओवरलैप करने लग जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी पावर आ गई, कम लोगों के पास बहुत सारी पावर आ गई, तो वो उस पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो ये भी रहेगा। जैसे करप्शन के कंटेक्स्ट में इनके पास ज्यादा डिस्क्रिशन रहेगा एक्चुअली, क्योंकि कैबिनेट का मतलब तो यही है कि सारे के सारे डिसीजन डिस्क्रिशन कैबिनेट के पास ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का डिस्क्रिशन किसके पास है? कैबिनेट के पास। और ज्यादा डिस्क्रिशन मींस व्हाट? ज्यादा करप्शन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना थोड़ा सा, अब देखो स्मॉल साइज है तो अकाउंटेबिलिटी अगेन ये बेटर इंश्योर आप कर सकते हो कि भाई यही लोग हैं, इन्हीं से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, पर वहां पे फिर अगेन ड्यूटीज की ओवरलैपिंग रहेगी, तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों टाइप की बातें हमेशा रहेंगी, ठीक है, डिस्कशन में हमेशा ऐसे ही रहता है, बर्डन उनके पास ज्यादा रह जाएगा, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। फिर आपका जो भी व्यू पॉइंट है आप उस पर एक बैलेंस आंसर करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। Though 100% FDI is already allowed in a non-news media like trade publication, journal, entertainment channel, the government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increased FDI make? Critically evaluate pros and cons. तो ये तो इन जनरल भी अभी भी पूछा जा सकता है, उस टाइम पे चल रहा था। जैसे मीडिया हाउसेज में अगर हम एफडीआई और ज्यादा अलाउ कर सकते हैं, नॉन मीडिया में, तो नॉन न्यूज मीडिया, देखो न्यूज मीडिया नॉन न्यूज मीडिया देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब न्यूज क्या है, उनका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका रहता है सिटीजन्स पे भी, ठीक है, और डेमोक्रेसी की मेंटेनेंस पे भी। मीडिया आपका फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो बातें हैं वो भी लोगों तक पहुंचाता है, और अकाउंटेबिलिटी स्पेशली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की भी इंश्योर करता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में अपने को सिंपल सा बात करना है, ठीक है, तो आप एक कंटेक्स्ट को समझाते हुए बात कर सकते हैं। ये पुराना है तो उस हिसाब से कि गवर्नमेंट अलाउड एफडीआई इन दिस बट रिलेक्टेंट टू इंक्रीज इन एफडीआई कैप फ्रॉम 26% इट वाज अर्लियर। अभी का आप देख सकते हैं कि मीडिया में जो एफडीआई कैप है वो कितनी है, दैट यू कैन कमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉशियस होने की आवश्यकता है, लॉट्स ऑफ कॉशियस डिस्कशन, सेवरल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, दैट कि एफडीआई की वजह से जो बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो जो हमारा इंक्रीज होगा उसके बारे में अपने को बात करनी है। नाउ न्यूज मीडिया जो है इसकी जो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज टू स्प्रेड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द मासेस, ठीक है। अब ज्यादातर जैसे केसेस में देखा जाता है वेस्टर्न जो मीडिया है वो भी इन इटसेल्फ बायस्ड है, इंडियन सिनेरियोज को लेके कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है, ठीक है, रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलता है। हमारे जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो भी इसके बारे में बताते रहते हैं, या और भी मिनिस्टर्स इसको हाईलाइट करते रहते हैं। अब पहला तो अब देखिए
अगेन अब हमें दो ही तरीके से क्वेश्चन में, क्योंकि आपके कीवर्ड प्रोज एंड कॉन्स है, तो आप प्रोज एंड कॉन के हिसाब से ही बात करो कि मान लो आप एफडीआई इंक्रीज करते हो। सिंपल सी बात, तो एफडीआई के इंक्रीज करने की क्या है कि आपके पास फंड्स आएंगे। फंड्स आएंगे तो आपके पास और ज्यादा मीडिया हाउसेस जो हैं वो क्रिएट होंगे, और हाउसेस क्रिएट होंगे, और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा जो अभी नहीं है। तो ठीक है, बेटर मैनेजमेंट भी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो सकती है, फॉर्मल जो वर्क है वो ज्यादा क्रिएट होगा। आज के कंटेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं, आजकल जैसे कई इनफॉर्मल न्यूज चैनल बहुत सारे क्रिएट हो गए, उनमें से कुछ अच्छे भी हैं और कुछ फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। तो आज के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैनल तो यही है, फेक न्यूज। ठीक है, हेट स्पीच जो फैल रही है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें ये चीज भी हेल्प कर सकती है कि भाई अगर फॉर्मल तरीके से कि भाई इनको ही अलाउ किया जाएगा, ठीक है, आपके पास इतना मिनिमम ये सब होना चाहिए, तो ये सब। अब व्हाट आर द प्रोस? नंबर वन देखें, कंपटीशन आपका बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ न्यूज बढ़ेगी। ठीक है, बाय द न्यूज, क्योंकि न्यूज को कलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारा एफर्ट आपका लगता है। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी न्यूज कहीं से भी अगर आने लगी, तो अब कई बार आपने देखा होगा कि फैक्ट चेकिंग नहीं होती। बड़े बड़े न्यूज हाउसेज में भी गलत गलत न्यूज जो है वो लंबे टाइम तक आपकी चलाई जाती हैं, एंड दे आर नॉट बोदर्ड ऑल्सो कि उसमें अगर कोई करेक्शन आया है तो उसको भी वो आके हाईलाइट करे। ठीक है, उसको छोटा सा कोने में डाल दिया जाता है या फिर नहीं डाला जाता। सेकंड, इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ वर्किंग ऑफ मीडिया विल इंक्रीज, अगेन क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा फंड होंगे, तो आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। थर्ड, डाइवर्सिफाइड मीडिया कवरेज, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो क्रिकेट का कवरेज है, तो उसको आप मीडिया कवरेज से रिलेट कर सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो बेटर कवरेज हो पाएगा, लोगों की वॉइसेस और ज्यादा तरीके से आपकी पहुंच पाएंगी। इट कैन मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट इज येलो जर्नलिज्म। अब येलो जर्नलिज्म क्या होता है कि कई बार चीजों को गलत तरीके से छुपा के, ठीक है, मतलब उस पर कपड़ा सा पहना के हम कह सकते हैं कि आपको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज येलो जर्नलिज्म। एंड ब्रोडन द स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ऑल्सो, कि ज्यादा पैसे होंगे तो आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो कि भाई इस खबर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छी तरीके से हो। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही है। ऑल्सो इट विल हेल्प कि रेस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल मीडिया सेक्शन में एमर्ज। अब जितना ज्यादा कंपटीशन होगा तो अच्छे जो न्यूज चैनल है वो भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये भी रहेगा। स्क्रूटिनी, ऑथेंटिसिटी, स्टैंडर्ड जो है न्यूज का वो आपका इंक्रीज होगा। इट कैन मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ, ऊपर वाला हमारा आई गया सेंसेशनलिज्म की भी हम बात कर सकते हैं, जो हम ब्रेकिंग न्यूज जो कल्चर है, ठीक है, किसी भी छोटी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना, एंड ये दोबारा से रिपीट हो गया तो कोई नहीं। तो ये है कुछ फायदे रहेंगे, बट कौन क्या रहेंगे? देखो अब यही चीज उल्टा भी रहेगा कि अगर जैसे टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इज वैल्यू न्यूट्रल, मनी इज वैल्यू न्यूट्रल। अब वो मनी अच्छे मीडिया हाउसेस में जा रहा है या फिर बैड मीडिया हाउसेस में जा रहा है, तो जो फेक न्यूज वाले हैं तो वो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। अब एफडीआई आप अलाउ करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह अलाउ करोगे, बट हाँ जैसे फैरा, फैमा, तो वहां पे हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे एनजीओ के केस में है तो एक बीच का रास्ता उस तरीके से हो सकता है कि जो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनमें काम हम अलाउ कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो अकाउंट है उसकी स्क्रूटिनी हम कर सकते हैं, और अगर जो फेक न्यूज में पकड़ा गया तो उसका अकाउंट आप सील कर सकते हो। तो एक बीच का रास्ता इस तरीके से निकाला जा सकता है। नुकसान क्या है? देखो ओनरशिप जो फॉरेन कंपनीज के पास चली जाएगी, इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, स्पेशली क्योंकि मीडिया इन इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अभी अगर इस तरीके से इसका मिसयूज किया गया तो वो भी बहुत ज्यादा हाई स्केल पे होगा। फीलिंग ऑफ पीपल जो है, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में है, तो उसको भी एक चैलेंज यहाँ से आपका आ सकता है। लोग स्पेशली न्यूज हाउसेज जो है उनको तो हम नेटिव तरीके से ही उनसे एक अटैचमेंट उसी वजह से होता है। अगर फॉरेन मीडिया हाउसेज हमारे यहाँ पे आके रिपोर्ट करने लगे तो वट मतलब वो अटैचमेंट भी नहीं रहेगा, क्या वो ट्रस्ट रहेगा? वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ऑल्सो एक फर्म जो है इलिसिट इंटेंशन से हार्म कर सकती है, मान लो ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, कमर्शियल फर्म्स को, एंड लोगों को भी। तो ये वेस्टर्नाइजेशन भी हो सकता है ऑफ इंडिया कि भाई उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अब जैसे देखो मान लो मीडिया में जो आपकी एड्स जो चल रही हैं वो भी उन्हीं के हिसाब से ही चलेंगी, तो उससे भी एक चीज ये जाती है कि आपका जो कल्चर है उसको भी हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं
कि आपकी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को वो प्रमोट कर सकते हैं, तो हमारे जो फैमिली वैल्यूज है उनको भी चैलेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजंस हैं जो कंसर्निंग भी हैं। बट देखिए दोनों ही अब क्वेश्चन में एज अ एस्पिरेंट आपको दोनों तरीके की बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाद में आप कह सकते हैं जो एनजीओ वाला अपना बीच का रास्ता रहेगा, ठीक है। ग्रुपिंग, पार्टनरशिप, पार्टीशनशिप, लॉबी, ठीक है, मैलाफाइड कोलैबोरेशंस भी हो सकते हैं जिनके बारे में अपन ऊपर बात कर सकते हैं। तो उससे कैओस और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। मान लो एक ही न्यूज को दो मीडिया हाउसेज अलग अलग तरीके से चला रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट के पास भी जब मीडिया हाउसेज जा रहे हैं, जैसे आज के टाइम पे इंडियन कॉर्पोरेट्स दे कंट्रोल द मीडिया हाउसेज, अब उन दे ऑल्सो सपोर्ट सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसे भी एग्जाम्पल देखे जाते हैं कि मीडिया हाउसेज जो हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बार बार सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो खुद ही एक गलत चीज हो जाती है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आने के बाद तो और ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना है, ठीक है। तो वो भी रहेगा। तो ये दोनों तरीके की आप बात करेंगे इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सेटिंग ऑफ रेल टैरिफ अथॉरिटी टू रेगुलेट फेयर्स will subject the cash-strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services। एक्चुअली उस टाइम पे ये बनाई गई थी थोड़े दिन बाद कि रेल ट्रैफिक अथॉरिटी फेयर जो है उनको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, फ्राइट में ज्यादा आपका फेयर जो है वो चार्ज किया जाता है, पैसेंजर में उतना नहीं होता, बट उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा, अब तो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि काफी जगह हम बात कर ही रहे हैं रैशनलाइज करने के लिए, काफी रूट्स पे प्राइवेट सेक्टर अपना आ रहा है और वो प्राइसेस जो है उनको अपने हिसाब से देख रहा है प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपीरियंस इन द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में भी इसी तरीके से आपकी टैरिफ अथॉरिटी बनाई गई थी। Discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumer, the Indian Railway or the private container operator। देखो टैरिफ अथॉरिटी आएगी तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके ही काम करेगी। तो अब हमें तीनों के कंटेक्स्ट में बात करना पड़ेगा। पहले आप अथॉरिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि जो RTA, सो कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवेज एंड ऑल्सो एंगेज विद ऑल द स्टेक होल्डर टू अश्योर इन न्यू प्राइसिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लीड ऑन टू एन। पहला देखिए, हम फेयर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो फेयर जो है आपके रैशनलाइज हो जाएंगे। फ्राइट स्ट्रक्चर फॉर इंप्रूविंग फेयर फ्राइट रेशो, ठीक है। तो उसमें दोनों को ही फायदा होगा, पैसेंजर को भी और इधर से भी। देखो उधर नुकसान क्या हो रहा है कि फ्राइट में आपका फेयर जो है वो ज्यादा है, तो आपके गुड्स जो हैं वो ज्यादा प्राइस के हो जाते हैं, वो नुकसान करते हैं बिजनेसेस को, बिजनेसेस उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये भी यही चाहते हैं कि ग्रेजुअली हम जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है उसको धीरे धीरे कम करें बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट और उसको प्रॉफिटेबल बनाएं, ठीक है। यही इसका काम था। जैसे पावर सेक्टर में इसी तरीके की कंडीशंस थी पहले, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के थ्रू हमने अमेंड किया। अभी क्या है कि काफी जगह जो डिस्कॉम कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से एक प्राइसिंग अथॉरिटी वो उनका रहता है, वो उसको देखते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगी तभी वो चल पाएंगी। अब कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ, देखो पावर सेक्टर में कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जो पहले ज्यादा कटती थी अब थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलने लगी, क्योंकि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या फिर जनरेशन कंपनी है वो बनने लगी। सेम चीज अपना रेलवे में भी रहेगा कि भाई रेलवे के पास मान लो पैसे कम आ रहे हैं, डेफिनेटली मान लो आप प्रॉफिटेबल चलने के लिए 50 चाहिए, आप ले ही 30 रहे हो, 20 का तो गैप यही हो गया। अब वो गैप आपको कहां से फुलफिल करना पड़ेगा, बजट से। बजट कहां से जा रहा है, लोगों के पास से, ठीक है। अब आप करो कि जो सर्विस यूटिलाइज कर रहा है आप उससे ही ले, बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी चीज देखनी है कि बहुत सारे लोग कम्यूट करने के लिए स्पेशली पुअर सेक्शन जो है हमारे, वो भी इसको यूज करते हैं इंडियन रेलवेज को, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक उनको भी देखना ज्यादा जरूरी है। नाउ जैसे जो RTA है उनकी जो रिकमेंडेशन है बेसिकली वो तीनों को बैलेंस करना चाह रही है कि भाई आपका प्राइवेट सेक्टर को भी, रेलवेज को भी और कंज्यूमर को भी। अब पहली चीज क्या रहेगी, जो कैश ट्रैप जो रेलवे है उसके पास और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आने लग गए, ठीक है, रेवेन्यू आने लग गए तो इट कैन बैलेंस द पैसेंजर एंड द फ्राइट सर्विसेज ऑल्सो। अब जो पैसा आया है उसको आप सर्विसेज को इंप्रूव करने में लगा सकते हो। पहले
अब हो सकता है कि अभी जर्नल में ट्रैवल करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, बट आपके पास पैसा है, आपने जर्नल बोगी को बहुत अच्छा बना दिया, तब भी आप उसको, हाँ, लोग सोचेंगे कि हाँ यार इतने पैसे तो यहाँ पे वर्थ इट है, वी कैन गिव। ऑल्सो जैसे डायनेमिक प्राइसेस आप इंश्योर कर सकते हैं कि सीजन के हिसाब से भी कर सकते हो, स्पेशली आप ये एनालाइज कर सकते हैं, आज के टाइम तो बिग डाटा है हमारे पास, तो ये देख सकते हैं कि कब सर्टेन अमाउंट ऑफ जो मूवमेंट है लोगों की वो ज्यादा रहती है, उस टाइम पे थोड़ा सा कम ज्यादा कर लो या थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है। तो डायनेमिक प्राइसेस किया जा सकता है, जैसे एयरवेज में भी देखा जाता है। इट कैन इंश्योर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड द एमिनिटीज विद इंप्रूविंग सेफ्टी ऑल्सो। पैसा आएगा तो सेफ्टी में भी काम करोगे। एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द फेयर एंड द फ्राइट टू इंक्रीज, it will inevitably result in increase in the fare for the passenger and reduction in the rate for the freight। जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि देखो रैशनलाइज करेंगे तो अभी हमारे पास क्या है, पैसेंजर के ज्यादा है, फ्राइट के आपके कम है, तो जैसे आपने इसको किया तो पैसेंजर वाले आपके बढ़ जाएंगे, अब ये कम है, फ्राइट के ज्यादा है, सॉरी, तो फ्राइट वाले आपके कम हो जाएंगे, बिजनेसेस और ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका इंडियन रेलवेज को भी हेल्प मिलेगी, उनके जो लॉसेस हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाएंगे। इट विल ऑल्सो मोटिवेट पीपल ऑल्सो कि ज्यादा से ज्यादा रेलवेज को वो यूज करें एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली फॉर द फ्राइट, और उससे फिर आपके बिजनेसेस ग्रो करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगी, जॉब क्रिएशन होगा, उस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। रेलवे के पास पैसा आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आपका इसको और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। जैसे अभी हमने देखा था कि मान लो 3 ट्रेन जो आपकी उड़ीसा में ट्रेजेडी हुई थी, तो उस टाइप से मेन जैसे सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं उन पे आप और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फंड्स आर द मेन थिंग। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो नीडेड, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के साथ आपको थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो आप जैसे हम बात कर सकते हैं कि जैसे जो मिडिल सेगमेंट है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश कर लो, या जो हायर सेगमेंट है उसमें और एमिनिटीज ऐड करके थोड़ा सा उसके प्राइस को इंक्रीज कर लो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जो टूरिज्म वाली जो आपकी है उनके कंटेक्स में भी आप बात कर सकते हो, वहां पे लोग पे करने के लिए भी रेडी हैं, वहां पे सर्विसेज भी बहुत ज्यादा मिलती है, तो वहां पे भी किया जा सकता है। तो ये अलग अलग चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। अब ये भी आपसे पूछे जाते हैं, अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटी में तो यही रहता है, उनके फंक्शनिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वहाँ पे मेजरली कि भाई वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि वो किस तरीके से चल रहा है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है या नहीं है, इफेक्टिव तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से अपन उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। पहला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अब इसको देखते हैं अपन। इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure accountability of the government. In the light of the above observation, assess the role of the NHRC as a effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human right standards। अब आप इसमें ब्रीफली ये भी, अब जैसे बेसिकली क्या है कि एनएचआरसी उसके रोल और जस्टिस और जुडिशरी के कंटेक्स्ट में उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमें आंसर करना है। अब आप इसमें इंट्रोडक्शन में बात कर सकते हैं कि एनएचआरसी जो बनाया गया, एक्ट में बनाया गया 2003-4 के आसपास आई थिंक वो एक्ट आया था, उसके बारे में आप बता सकते हैं, या फिर उसकी फंक्शनिंग के बारे में भी बता सकते हैं कि एनएचआरसी इज वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स which are guaranteed by the constitution or embodied in the international conventions and enforceable by the court in India। तो ये एक आप इंट्रोडक्शन रख सकते हैं। बट ज्यादातर जगह क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है, देखो इन चीजों को इंश्योर करती है थ्रू पुलिस, या फिर जुडिशरी की जो जजमेंट्स आए उनको भी इनको इंश्योर करना पड़ता है। कई बार गवर्नमेंट उसको कंप्लाई नहीं करती, ठीक है, गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं करती, तो वहां पे नेशनल ह्यूमन राइट का रोल जो है वो आता है कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वल्नरेबल सेक्शन जो हमारे हैं, अगेन उनको आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो ज्यादातर अब ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में भी आ जाएंगे, उनके बिना तो जीवन का मकसद ही नहीं रहता, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में आप बात कर लो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के कंटेक्स्ट में आप बात कर लो, तो उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगेन जैसे यहाँ पे आपने बना तो दिए, पर वहां पे भी गड़बड़ बहुत सारी हो रही है, ठीक है। तो देर आर फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनइफेक्टिवनेस ऑफ एनएचआरसी। पहला, जैसे इनका जुरिस्डिक्शन है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। जैसे मिलिट्री एरियाज में
जो जुरिडिक्शन है वो उतना नहीं है। अब सरकार से भी ये आप रिक की रिपोर्ट मानते हैं तो वहां पे 1 मंथ का टाइम है, मिलिट्री वाले में 3 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, तो उसमें भी ये रहता है। सेकंड, यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जो हैं दे आर डिलेड। रिपोर्ट्स जैसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को जो सबमिट करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल कोई केस आया, उसमें पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगी, ठीक है, तो वो उसको टाइमली सबमिट नहीं करता। टाइमली सबमिट नहीं करता तो जैसे अपन ऊपर देख रहे थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उसका उतना पर्पज ही नहीं रह जाता। फिर अगर अपन बात करें, देखो इनकी रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ रिकमेंडरी इन नेचर ही होती है, वो गवर्नमेंट को सिर्फ रिकमेंड ही कर सकते हैं। क्या वो बाइंडिंग है? नो। क्या वो पेनलाइज कर सकती है? नो। तो उसका कोई फायदा नहीं है, उनके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक दिखावे के लिए ज्यादा रहता है, ठीक है, दे आर नॉट बाइंडिंग। ऑल्सो एक और चीज, क्या इनका जो स्टाफ है क्या वो खुद का रहता है? अब यहाँ पे आप अपनी स्टैटिक जो नॉलेज है उसका यूज करेंगे, 2-3 पॉइंट आप अपनी तरफ से भी ऐड करो, ठीक है, कि भाई जैसे स्टाफ है वो खुद का नहीं होता, डेपुटेशन पे आता है, वो थोड़े टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा, ठीक है, तो वो उतना प्रोएक्टिवली भी काम नहीं करते। एनएचआरसी जो है उसको कॉम्प्लीमेंट हमारे स्टेट के करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के करते हैं। स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स में उतना इफेक्टिव आपका स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, जैसे एनएचआरसी जो है कैसे, अब देखो सेकंड पार्ट क्या था कि वो कैसे इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जुडिशरी को, तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, उसको भी अपने को करना है कि इट कॉम्प्लीमेंट्स द जुडिशरी एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, जैसे कि वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, इसमें भी वो काम करता है, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर अबोलिशन में भी काम करता है, सेक्स टूरिज्म, ट्रैफिकिंग, ठीक है, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, वो जो भी एरियाज हैं ह्यूमन राइट जहां पे भी इम्पैक्ट हो रहे हैं वहां पे ये करता ही है, ठीक है, या फिर राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट ऑफ द डिसेबल पीपल, यहाँ पे भी ह्यूमन राइट कमीशन ने काम किया है। आपने देखा होगा जैसे चिल्ड्रन केयर जो होम्स रहते हैं वहां पे कई बार गड़बड़ी की बातें आती हैं, सेक्सुअल असोल्ट की बातें आती हैं, या फिर मेंटेनेंस की बातें आती है, फूड के कंटेक्स्ट में भी काफी चीजें आप सुनते हैं, तो वहां पे ह्यूमन राइट कमीशन वाले लोग जाते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइक इट शोज अ गाइड बुक फॉर मीडिया ऑन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑल्सो, कि रिपोर्टिंग जो होती है कई बार जैसे मीडिया में गलत तरीके से आपकी रिपोर्टिंग करी जाती है, आइडेंटिटी जो है वो आपकी रिवील हो जाती है, तो उसको भी इस कंटेक्स्ट में आपका एनएचआर से देखता है। हमारी जैसे डिनोटिफाइड नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं उनके कंटेक्स्ट में भी काफी केसेस आते रहते हैं, तो इनमें ये कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा है डेफिनेटली कि भाई इनको जस्टिस आपका दिया जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड कि ऊपर वाले जो इश्यूज हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस के हिसाब से बात कर सकते हैं। हाँ, फंड क्रंच भी एक चीज रहेगा, फाइनेंसिस भी एक इश्यू रहता है, ठीक है, ये रहेगा। तो जो ऊपर मैंने आपको बताया था उसके कंटेक्स्ट में ही आप बात करेंगे। 4-5 चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं हर एक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पेनिट्रेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप in rural area in promoting participation in developmental program is facing socio-cultural hurdles examine। अब आपको ये बताना है कि क्या सोशो कल्चरल हर्डल्स हैं। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में आप बता सकते हो कि थोड़ा सा कि स्पेशली रूरल एरिया में ये काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, फाइनेंसिंग में भी हेल्प करता है, अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है, वुमेन या फिर वल्नरेबल सेक्शन के लिए स्पेशली ये काम करते हैं। बट क्या सोशो कल्चरल हर्डल है? अगेन भाई पेट्रियार्कल जो हमारी सोसाइटी है वो वुमेन के लिए काम नहीं करने देती, अभी मैं एक ब्रीफ बता रहा हूं, ठीक है, या फिर जैसे कास्ट आपकी आड़े अड़ जाती है, कई बार काम नहीं करने देती इन ग्रुप्स को। फाइनेंसेस जो है, मान लो बैंक भी इनको फाइनेंसेस कई बार नहीं देता, या फिर जो लोकल लेवल पे जो बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं वो भी नहीं देते, तो फाइनेंसेस उतने नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए, तो भी ये काम नहीं कर पाते। फिर ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे भी कई बार देखने को मिलता है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो भी कई बार हर्डल क्रिएट कर देते हैं। तो ये मेन इश्यूज आपके रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इनकी अपलिफ्टमेंट हो जाएगी तो फिर पावर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए हमारा रहता है, ठीक है। तो पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप देखिए, इसके बारे में आप बताएंगे कि इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल लीड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क पॉलिसीज प्रोग्राम ड्राफ्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड एट स्टेट लेवल। ये थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, ये बेसिकली आपका एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आपस में ही आके भी फाइनेंसेस, वो जैसे मान लो 10 लोग आए,
वो अपने फाइनेंसेस को भी एक दूसरे को दे सकते हैं और एज ए ग्रुप भी वो बैंक के पास फाइनेंसेस को लेने जा सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा फायदा रहता है, ये एक बेसिक रहता है। तो देखो, लोकल गवर्नेंस जो है वो अपने आप को ज्यादातर टाइम दे कीप डिस्टेंस विद सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्यू टू नैरो माइंडसेट विच लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब क्या क्या है रीजन सोशो कल्चरल फैक्टर? पहला तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो हमने जो वुमेन के रोल हैं वो डिफाइन कर रखे हैं। अब है क्या कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्यादातर वुमेन्स आती हैं, अब वो आएंगी, आके काम करेंगी, बाहर आएंगी, ठीक है, वो डोमेस्टिक स्फीयर से पब्लिक स्फीयर में आती हैं, तो वो नहीं समझ में आता पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वो इसको चैलेंज करते हैं कि आउटसाइड क्यों आ रहे हो, दे चैलेंज द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आपका जो होता है उस वजह से भी चैलेंज होता है, ठीक है। जो एफिलेंट और डोमिनेंट सेक्शन है, ठीक है, वो इसको इस मतलब ये उनकी तरफ से भी बैकलैश आता है, स्पेशली ट्राइबल्स और जो हमारे शेड्यूल कास्ट है उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। फिर कोऑपरेशन की कमी है, कोऑपरेशन विद सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कोऑपरेशन। सोशल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने कास्ट सिस्टम के बारे में भी देखा, तो सोसाइटी में भी जो हमारा नीचे वाला तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए कोई कोऑपरेट करने को रेडी नहीं है। इकोनॉमी भी जो हमारा फॉर्मल सेक्शन है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। पॉलिटिकली भी अगर आप देखेंगे, इवन दो वी हैव प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, ठीक है, बट वहां पे भी जो आपके काफी डमी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप बात कर सकते हैं कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आपने रिजर्वेशन दिया, बट ज्यादातर वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट आपके प्रॉक्सी कैंडिडेट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पावरफुल ग्रुप को, ठीक है, ये है। फिर सोशल मोबिलिटी भी नहीं है, उसकी वजह से भी जो कास्ट डिविजन है ये भी एक हर्डल क्रिएट करता है। अभी भी हम यही मानते हैं कि कास्ट डिवीजन जो चले आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे भी, ठीक है। तो कास्ट इज ए रियलिटी हर तरीके से, तो वो भी उनको अपलिफ्ट नहीं होने देती, ठीक है। फिर मोटिवेशन भी नहीं है, फैमिली मेंबर्स भी आपका अलाउ नहीं करते वुमेन को कि वो बाहर जाके काम करे, ठीक है। बाहर वाला वर्क उनको समझ में नहीं आता, वो जनरली इसको रिलेट करते हैं लोअर सोशल स्टेटस के कंटेक्स में। जैसे इसमें एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण या फिर जो अपर कास्ट जो फैमिली है, स्पेशली इनमें ये ज्यादातर देखा जाता है, दे प्रेफर ब्राइड्स यूजुअली जो घर पे ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत पैसा है और आप वहीं रहे, तो वो भी एक हर्डल रहता है। बट ये तो है, ये एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। तो स्पेशली मिडिल जो हमारी क्लास है, मिडिल कास्ट है, उनके कंटेक्स में ज्यादा ये रेलेवेंट रहती है, ठीक है। तो ऑल्सो जो हमारे रिमोट विलेजेस हैं, इलिटरेट मेंबर्स हैं, वो भी ज्यादातर अवेयर भी नहीं है कि भाई उनके अधिकार क्या हैं, कैसे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हर एंगल से बात करके इसके बारे में बात कर सकते हैं और कैसे इन चीजों पे वर्क करके हमें इसको और ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है, तभी वो इसको अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ एक दो एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हैं जहां पे पॉजिटिवली सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से काफी काम हुआ हो, ठीक है। जैसे राजस्थान में भी या गुजरात में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे सोलर मामाज है, ठीक है, उन्होंने सोलर एनर्जी में बहुत काम किया, तो वो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो आज के लेक्चर में अपना इतना ही रहेगा। टुमारो मॉर्निंग इसका पार्ट 2 आई विल अपलोड, उसमें हम जो बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम करेंगे, एंड इवनिंग में आपका जो 2013 वाला है वो भी वी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। तो थैंक यू। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो या जो क्वेश्चन आंसर मैंने पूछे आप उनके कमेंट जरूर करें, ठीक है। वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम। और अभी वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज, सो विद टाइम डेफिनेटली चीजें और बेटर करने पे ही ज्यादा फोकस रहेगा। So that's it in this video and see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.